चलो भाई, इसके बाद अब हम देखते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। अब इसकी है भाई थर्ड एप्लीकेशन। अब तीसरी एप्लीकेशन क्या होगी इसकी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। अब ये बात आप ध्यान रखें भाई, हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं टोटल एनर्जी की। अब आप ये बताएं, क्या हमने आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमने आपको भाई डिराइव करवाया था ना? ठीक है, बताओ टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था nth बोर ऑर्बिट के लिए? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? -13.6 Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इजंट इट? ठीक है, अब हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? -13.6 बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप ये बताएं, अब मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो आप यहाँ पर 1 पुट करो तो E1 आ जाएगा, 2 पुट किया E2 आ जाएगा, 3 पुट किया E4 आ जाएगा, सॉरी E3 आ जाएगा, 4 पुट किया तो E4 आ जाएगा। तो E1 क्या आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 क्या आएगी? -13.6 बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E3 बताओ क्या आएगी? -13.6 बाई 9, इजंट इट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और -13.6। और आप ये बताओ, अगर आपसे पूछो E इनफाइनाइट, तो E इनफाइनाइट का मतलब क्या? आपने n क्या पुट करना है? इनफाइनाइट। तो अगर आपने n के लिए इनफाइनाइट पुट की तो E इनफाइनाइट क्या जाएगा? एनीथिंग डिवाइडेड बाई इनफाइनाइट क्या होता है? 0। तो अब आपने इनका एक एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। अब ये चीज़ आप खुद सोचें। अरे मैंने आपको बताया था ना कि ज़्यादातर जो वही मॉडल होते हैं उनको ड्रॉ करते हुए यहाँ पर आप ये देखें कि इन ऑर्बिट्स को क्या कर देते हैं? कन्वर्ज कर देते हैं। काफ़ी सारे बुक्स के अंदर या काफ़ी सारे वही जो टीचर्स हैं, जब बोहर एटॉमिक मॉडल ड्रॉ करते हैं तो इनको कन्वर्ज कर देते हैं। तो वो क्योंकि एनर्जी स्केल को डिस्टेंस स्केल से मर्ज कर देते हैं, क्योंकि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? कन्वर्ज। एनर्जी लेवल्स क्या करते हैं भाई? एनर्जी लेवल्स कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, तो अब आप प्रॉपर इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाओगे। अब आप ये ध्यान रखना भाई कि ये मैं बोहर एटम ड्रॉ नहीं कर रहा। जब आप बोहर एटम ड्रॉ करते हो तो ऑर्बिट्स में जो सक्सेसिव ऑर्बिट्स होते हैं उनमें डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। पहले और दूसरे ऑर्बिट में जो डिस्टेंस थी वो थी आपकी 3a0, दूसरे में और तीसरे में 5a0, तीसरे में और चौथे में क्या थी भाई? 7a0। तो ऐसे भाई सक्सेसिव गैप पहले का 3a0, 5a0, 7a0, 9a0, 11a0। तो सक्सेसिव ऑर्बिट्स में गैप बढ़ता गया था। लेकिन और आप खुद सोचे, क्या वहाँ पर n इनफाइनाइट ड्रॉ करना क्या पॉसिबल था? क्योंकि n इनफाइनाइट तो कहाँ जाके बनेगा? वहाँ पर इनफाइनाइट दूरी पे जाके बनेगा एक तरह से थ्योरेटिकली। हालांकि वो आपको इलेक्ट्रॉन को भी इनफाइनाइट दूरी पे भेजने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पहले से ही कॉन्टिन्यूम आ जाएगा। लेकिन आपको ये बात पहले पड़ी कि आप जब बोहर एटम ड्रॉ करते हो ना, जब आप बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग एटम ड्रॉ करते हो तो आप इनफाइनाइट ऑर्बिट ड्रॉ नहीं कर सकते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूरी पे बनेगा। लेकिन जब आप उनका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो तो इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी को आप शो कर सकते हो। समझे मेरी बात? तो बताओ भाई, अब ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी क्या थी? ये ऑर्बिट नहीं है, ये मैं किसी भी सूरत में एटम ड्रॉ नहीं कर रहा भाई। एटम मैंने पहले ड्रॉ किया था, ये क्या है अब? उनकी एनर्जीज। तो भाई ये आपका ग्राफ है, ठीक है। और ग्राफ पे ये एक स्केल्स है अपनी, जैसे आप भाई, अरे भाई आप वर्टिकल स्केल पे आप एनर्जी लिखते हो या कोई पैरामीटर होता है और एक आपका हॉरिजॉन्टल स्केल पैरामीटर होता है। तो यहाँ पर वर्टिकल स्केल पे ही आपने क्या यूज़ करना बताओ भाई? एनर्जी। हॉरिजॉन्टल स्केल आपने यहाँ पर कुछ यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही वेरिएबल आपने शो करना है, एनर्जी। ओके, तो ये मान लिया भाई ये है 0 और ये पॉइंट शो करता है -16। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -8, -12, -16। तो जो पहला ऑर्बिट था उसकी बताओ एनर्जी क्या बनेगी? -13.6। तो ये है 12 और ये है 16, तो 14 बनेगा इनके बीच में कहीं, ठीक है। तो थोड़ा इससे ऊपर जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा भाई? -13. बताओ क्या ये? तो N1 ऑर्बिट नहीं है, उसकी एनर्जी है कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर आप ये देखें भाई, -13.6 बाई 4 क्या आएगा? -3.4। E2 क्या आएगा? -3.4। और N इनफाइनाइट कहाँ बनेगा यहाँ पर? तो N1 की एनर्जी तो क्या है? ये। तो इस लाइन की हाइट क्या शो करती है? ये ऑर्बिट नहीं है, ये ऑर्बिट की एनर्जी है। तो ये लाइन की हाइट क्या शो करती है? पहले ऑर्बिट की एनर्जी।
और जो ये सबसे ऊपर लाइन है, सबसे ऊपर, इसकी हाइट क्या शो करती है? इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी, यानी कि जीरो एनर्जी, क्योंकि भाई इनफाइनाइट पुट करने पर, इन्फिनिटी पुट करने पर यहाँ पर जीरो आएगा, ठीक है। तो एन इनफाइनाइट की एनर्जी जीरो है, एन वन की एनर्जी क्या है? -13.6। तो भाई इसी एनर्जी गैप में बाकी सारे ऑर्बिट्स नहीं आने, ऑर्बिट्स की एनर्जी शो करनी है, ठीक है। तो अब आप ये देखें कि भाई E2 क्या होगा? E2 वही आपने निकालना है -13.6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आपके पास आती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भाई आपने पूरा लिख दिया, ठीक है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब आप ये गैप देखें। चलो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भाई, तो अपने कमाल की बात देखी कि एन इनफाइनाइट और N1 में जो एनर्जी गैप है, उस पूरे एनर्जी गैप का 75%, उस पूरे डिफरेंस का 75% तो यहाँ पर है, और 25% कहाँ पर है? यहाँ पर। क्योंकि भाई जीरो से ये लेवल, दूसरा लेवल कहाँ बनना है? -3.4 नीचे। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक बारी मैं आपको बताऊं भाई, सिविल में एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, हालांकि मैंने अभी ट्रांजिशनिंग के आपको भाई क्वेश्चन करवाई नहीं है, लेकिन ट्रांजिशनिंग पे क्वेश्चन आया हुआ था, और वो क्वेश्चन ये था ट्रांजिशंस के ऊपर कि आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन को N1 से N2 में प्रमोट करने में ज़्यादा एनर्जी लगती है कि N2 से N इनफाइनाइट। तो बच्चों ने क्या सोचा भाई कि अरे N1 से एक तो N2 में जाए, एक तो N1 से N2 में जाए, और एक N2 से N इनफाइनाइट, तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ लगेगी? N2 से N इनफाइनाइट। तो उस पर बहुत सारे बच्चों ने टिक मार्क कर दिया, जो गलत है। हाँ, ये मान लिया कि N2 के मुकाबले N1 से N2 दूर है, और N इनफाइनाइट तो भाई बहुत ही ज़्यादा दूर है, मान लिया, लेकिन एनर्जी स्केल पे वो दूर नहीं है। डिस्टेंस स्केल पे ऑर्बिट्स क्या करते हैं? डाइवर्ज। एनर्जी स्केल पे ऑर्बिट क्या करते हैं? कन्वर्ज। तो आप खुद सोचें कि N इनफाइनाइट से N1 का पूरा गैप कितना है? इसकी एनर्जी जीरो, इसकी -13.6, तो यहाँ से यहाँ गैप कितना हुआ? तो हायर एनर्जी क्या है? जीरो, इसकी एनर्जी क्या है? -13.6। तो E इनफाइनाइट माइनस E1 करियो, E इनफाइनाइट जीरो है, और E1 क्या है? -13.6। तो जीरो माइनस -13.6 प्लस 13.6, यानी कि N इनफाइनाइट और N1 का एनर्जी गैप कितना है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है N1 से N इनफाइनाइट में इलेक्ट्रॉन को भेजने के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि E इनफाइनाइट -E2 करियो, अब E इनफाइनाइट क्या होती है? जीरो, और E2 क्या है? -3.4। तो जीरो माइनस -3.4, माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आया? 3.4, यानी कि N2 से N इनफाइनाइट भेजने में तो 3.4 एनर्जी लगती है। अब आप एक बार ये देखें कि N1 से N2 भेजने में कितनी लगेगी। अब N2 क्या है? N2 की एनर्जी क्या है? -3.4। N1 क्या है? -13.6। तो N2 की एनर्जी में से, यानी कि E2 में से आप E1 माइनस करो, तो -3.4 माइनस 13.6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -3.4 प्लस 13.6 क्या आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि N1 से N2 भेजने में तो कितनी एनर्जी लगती है? 10.2, लेकिन N2 से N इनफाइनाइट भेजने में कितनी लगती है? 3.4। अगर मैं इसको भाई 100 की स्केल पे देखूँ ना, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं क्या मान लेता हूँ? -100 यूनिट मान लेता हूँ, मतलब आर्बिट्रेरी यूनिट मान लेता हूँ। -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप क्या मान लो? -100 मान लो। तो इसका मतलब ये है कि N1 से N2 तो गैप कितना है? 75 यूनिट का, और N2 से N इनफाइनाइट गैप कितना है? 25 का। आप समझे मेरी बात? यानी कि अगर यहाँ से लेके इनफाइनाइट से लेके N1 तक गैप कितना है? 100। तो ये गैप अकेला कितना है? 75, और ये गैप कितना बताओ भाई? 25। यानी कि N1 से N2 ट्रांजिशन 3 गुना ज़्यादा होगी N2 से N इनफाइनाइट ट्रांजिशन से, क्योंकि भाई ज़्यादातर जो एनर्जी का जो गैप है ना, वो किस में है? यानी कि 3/4 एनर्जी गैप तो किस में होता है? N1 N2 में, और बाकी 25% जो गैप है
N2 से लेकर N इनफाइनाइट का, उसमें बाकी सारे लेवल्स आ लिए और वो कन्वर्ज भी कर लिए। आप खुद सोचिए। तो आप समझे कि भाई वहाँ पर वो दिक्कत क्यों थी, कि भाई वो ज़्यादातर एटॉमिक मॉडल्स गलत क्यों बनाए जाते हैं। उसकी वजह भैया यही होती है क्योंकि एनर्जी स्केल पे तो ऑर्बिट क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, लेकिन उनको ड्रॉ करते हैं जब हम, तो ड्रॉ करने में तो भैया आपको ऑर्बिट्स ड्रॉ करने होते हैं, आप उनकी एनर्जी कंपेयर नहीं कर, आप एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं बना रहे। जैसे ही आपने सर्कल बनाने स्टार्ट किए, आप ऑर्बिट्स ड्रॉ कर रहे हो, जब आप लाइन दिखा रहे हो तो आप उनकी एनर्जी लेवल डायग्राम बना रहे हो। यानी कि डिस्टेंस स्केल पे ऑर्बिट डाइवर्ज करते हैं और एनर्जी स्केल पे ऑर्बिट्स कन्वर्ज करते हैं। यानी कि ऑर्बिट्स तो डाइवर्ज करते हैं, उनकी एनर्जी कन्वर्ज करती है। N1 से N2 का जो गैप है, उससे ज़्यादा गैप किसका होगा, N2 से N3 का गैप। उससे ज़्यादा गैप किसका होगा, N3 से N4 का गैप। उससे ज़्यादा गैप किसका होगा, N4 से N5 का गैप, ड्रॉ करते हुए। लेकिन एनर्जी स्केल में N1 से N2 का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, उससे कम एनर्जी डिफरेंस किसका होगा, N2 से N3 का। और N3 से N4 का जो एनर्जी गैप होगा, एनर्जी गैप, डिस्टेंस गैप नहीं, एनर्जी और भी कम होगा, 3 से 4 का और कम, 4 से 5 का एनर्जी डिफरेंस और भी कम। तो एनर्जी स्केल पे ऑर्बिट्स कन्वर्ज करते हैं, डिस्टेंस स्केल पे ऑर्बिट्स डाइवर्ज करते हैं। तो इस कन्फ्यूज़न की वजह से तो भाई जो टीचर्स होते हैं कई, वो इससे कन्फ्यूज रहते हैं, और वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो ऑर्बिट्स ड्रॉ करते हुए भी नहीं क्या कर देते हैं, कन्वर्ज करवा देते हैं। तो मैं आपको हमेशा भैया, मैं आपको भैया रूल बताता हूँ कि आप जब भी एटम ड्रॉ कर रहे हो ना, सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हो, बाकायदा ऑर्बिट्स ड्रॉ कर रहे हो, तो वो डाइवर्जिंग दिखाने हैं। जब आप ऐसे वर्टिकल एक लाइन खींचे ग्राफ पेपर पे और बाकायदा एनर्जी स्केल दिखा के, और भाई ऐसे लाइन खींच के भाई, और एनर्जीज दिखा रहे हो ऑर्बिट्स की, तो आपको उनको कन्वर्जिंग दिखाना है। समझ गए मेरी बात, ये भी अपने ध्यान रखना है। देखो, पहला ऑर्बिट -13.6, दूसरा ऑर्बिट -3.4, तो n इनफाइनाइट से N2 का गैप कितना है, 3.4, और N2 से N1 का गैप कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 3.4 का 3 गुना है ये 10.2। मतलब अगर ये गैप 3.4 है तो ये गैप कितना है भाई, 10.2। अगर ये गैप 25 होगा तो ये गैप कितना होना चाहिए, 75। अगर ये गैप 1000 होगा तो ये गैप कितना होना चाहिए, 3000, मतलब 3 गुना। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो ना, तो आपने N1 N2 से N इनफाइनाइट का जो गैप आपने दिखाया है, N2 से N1 का गैप उससे 3 गुना होना चाहिए भाई, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। और ये देखो भाई, बाकी ऑर्बिट्स की एनर्जी आपको बताता हूँ। तो N2 की एनर्जी -3.4, फिर N जैसी क्या आएगी भाई, -1.5, तो ये गैप 10.2, और 2 से 3 का गैप कितना बताओ भाई, 1.9। अरे भाई N2 से N इनफाइनाइट था 3.4, तो 2 से 3 का गैप क्या हो जाएगा, 1.89, और 3 से 4 का गैप क्या हो जाएगा, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको साफ दिख रहा भाई कि सक्सेसिव जो गैप है, यानी कि N1 N2 का गैप 10.2, N2 से N3 का गैप 1.89, N3 से N4 का गैप 0.66, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, उसके बाद और कम, और भाई लास्ट में तो लेवल इतने ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे कि इसको भाई जूम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लाइन इतनी क्लोज है एनर्जी लेवल्स कि वो आपको सारे मिले हुए आपस में आपको भाई नज़र आ रहे हैं। तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि जब आप ये ड्रॉ करो तो भी आपने ध्यान रखना है कि N1 से N2 का जब गैप जो होएगा ना गैप, वो 3 गुना होना चाहिए, किससे भाई, N2 से N इनफाइनाइट के गैप के। अब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हुए भी कई टीचर्स भाई गलती करते हैं। कैसे, अब यहाँ पर आप देखो भाई, ये है -15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है 0, तो आपको नजर आएगा कि ये है N1, ये लाइन एग्जैक्टली -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सीध में है। लेकिन ये देखियो भाई, ये आपकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के सीध में है एग्जैक्ट, ठीक है भाई। यानी कि ये गैप जो है ये इस गैप का 3 गुना है। लेकिन आप यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर बोल तो दिया कि ये N1 ये N2, लेकिन ये आप देखो, ये लाइन N2 की एनर्जी क्या होनी चाहिए, -3.6, लेकिन ये
किसकी सीध में आपको भाई नजर आता है -6 के अराउंड आपको नजर आता है N2, जो कि गलत है। यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है भाई कि N2 से N इनफाइनाइट का जो गैप है वो तकरीबन बराबर है N2 के N1 के गैप की। आप समझे मेरी बात? अब आप ये देखें, देखो आप यहाँ पर देखें, ये -13.6 बिल्कुल सीधे भाई, ठीक है। और उसके बाद जब मैं इसको भाई ऊपर लेके आता हूँ तो आप यहाँ पर देखें भाई -2.5, ये 5, तो ये लाइन कहाँ की सीध में एग्जैक्टली -3.4 पे ही, ठीक है। और ये बताओ फिर क्या है, ये आपकी है -1.511, ये आपकी -0.85, ये -0.544, फिर ये इससे ऊपर क्या भाई ये, और ये क्या है आपकी -0.0, फिर देखो ये बहुत ज़्यादा क्या है भाई, ये कन्वर्ज कर गई। और सबसे ऊपर जो लाइन है फिर ये बताओ कि अगर मैं इनको फर्दर जूम करूँगा भाई, इनमें भी आपको गैप नजर आएगा, लेकिन क्योंकि अभी ये सारी भाई हमने बहुत ज़्यादा जूम आउट कर रखा है, ठीक है, तो मतलब ये इसको बहुत ही ज़्यादा जूम करना पड़ेगा ताकि ये जो ब्लैक लाइन है इनके अंदर बहुत सारे एनर्जी लेवल्स वो अलग अलग आपको नजर आए, ठीक है। समझ में आया ना आपको? आप यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर ये आर्बिट्री नंबर लगा रखे हैं कि भाई N2 यहाँ पर है, मतलब ये कन्वर्ज तो करवा दे लेकिन जो स्पेसिंग का जो ध्यान है वो नहीं रखा गया है, ओके। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। तो आप ध्यान रखना भाई कि पहला लेवल अगर आप बनाते हो -13.6 बोलते हो तो -13.6 पे दिखना चाहिए, फिर आप बोलते हो -3.4 पे तो -3.4 पे दिखना चाहिए भाई। अगर आप कहते हो -1.511 पे तो वो -1.511 पे ही दिखना चाहिए। और क्योंकि N2 और N इनफाइनाइट का गैप क्या है -3.4, और ये कितना बनेगा 10.2, तो ये 10.2 है और ये -3.4 है, तो ये गैप इसका 3 गुना होना चाहिए। यहाँ पर ये जो गैप है ये इसका 3 गुना नहीं दिखा रखा, अप्रोक्स बराबर दिखा रखा है। N2 से N इनफाइनाइट आपको लगता है कि बराबर सही है N1 से N2 के, जो कि गलत है। तो ऐसे आपने नहीं करना है। तो ये था आपका भाई एनर्जी लेवल डायग्राम। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके ऊपर भाई हम कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं, एक बार हम उन क्वेश्चंस को भी टैकल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देखें, अकॉर्डिंग टू बोहर एटॉमिक मॉडल द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 5th बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज। तो आपसे पूछता है भाई कि आप बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग लिथियम 2 पॉजिटिव के 5th ऑर्बिट में आप एनर्जी बताओ कि क्या एनर्जी होगी, ठीक है। 4 ऑप्शन -13.6, -27.2, -4.9, -9.8। तो एनर्जी क्या होगी भाई? तो पहले आप ये बताएं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। -13.6 Z² n²। पूछा क्या है? 5th ऑर्बिट लिथियम है, लिथियम का Z कितना होता है 3, 5th ऑर्बिट n क्या होगा 5, तो n 5 पुट करें, बोलो भाई n 5 पुट करें, Z 3 पुट करें, तो -13.6 इंटू 9/25 क्या आएगा -4.896 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ है? -4.9, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम एनर्जी। अब आप ये बताएं इनमें से किन पेयर्स की एनर्जी सेम होएगी, ठीक है। तो कहता है कि हीलियम 1 पॉजिटिव की सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, क्या इन दोनों की एनर्जी सेम होएगी? एक तो ये है भाई, ओके। या फिर लिथियम 2 पॉजिटिव का थर्ड ऑर्बिट, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट, या फिर हीलियम 1 पॉजिटिव का सेकंड ऑर्बिट और लिथियम 2 पॉजिटिव का थर्ड ऑर्बिट, या सभी पेयर्स की। तो इसका ऑप्शन है भाई 4, सभी पेयर्स। कैसे? पहले पे काम करें, आपसे पूछा क्या क्या गया है, आप एक बारी एक तो हीलियम 1 पॉजिटिव, आप हीलियम 1 पॉजिटिव के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकालें, E2 निकालें ना, E2। तो फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 Z² होता होगा। तो फॉर्मूला ये होता है, पहले आप तो एक काम करें, आप निकालें हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन के लिए Z क्या होता है 1, N क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर कितना है आपके पास? तो E1H क्या है आपके पास? -13.6। फिर आप बताओ भाई हीलियम है, आपको हीलियम में Z बढ़ गया, अरे भाई ऑर्बिट भी तो आपसे सेकंड पूछ रहा है ये, तो ऊपर क्या होगा 2 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर, तो 4/4, फिर से क्या आ गया आपके पास -13.6। फिर आप देखो लिथियम 2 पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव का Z कितना होता है 3, और थर्ड ऑर्बिट है, तो 3 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर, वो तो क्या आपके पास
9/9 यानी क्या है, 1 आएगा ना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो आप खुद सोचो कि भाई Z²/n² है, तो जितनी बोर सिस्टम में जब तक Z और n बराबर रहेंगे तो आंसर क्या है ना आपका -13.6। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, -13.6। हीलियम 1 पॉजिटिव के सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, -13.6। लिथियम 2 पॉजिटिव के थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, -13.6। बेरिलियम 3 पॉजिटिव के फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, -13.6। बोरोन 4 पॉजिटिव के फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, -13.6। कार्बन 5 पॉजिटिव के सिक्स्थ ऑर्बिट में एनर्जी क्या होगी, -13.6। नाइट्रोजन 6 पॉजिटिव के सेवंथ ऑर्बिट में भी एनर्जी क्या होगी, -13.6। ओके, तो ठीक है भाई, अब हम इसके ऊपर कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी टाइम्स वुड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव बी ग्रेटर और लेस देन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पर अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि हीलियम 1 पॉजिटिव के फोर्थ ऑर्बिट में एनर्जी कितने गुना ज्यादा होगी या कितने गुना कम होएगी सेकेंड बोर ऑर्बिट किसका, लिथियम 2 पॉजिटिव का। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, यहां पर भी आपने इसको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना है कि पहले आप क्या करें, पहले आप इन दोनों की जो एक तरह से भाई एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू में भी आप क्या आपने करना क्या है कि -13.6 को आप ई नोट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, एक उसको आप भाई कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये बताएं पहले ई एन का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब मैंने -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने क्या बोल दिया, ई नोट। तो ई एन का फॉर्मूला क्या बन जाता है, ई नोट इज इक्वल टू Z²/n²। अब आप पहले निकालें हीलियम 1 पॉजिटिव के फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी, E4 हीलियम 1 पॉजिटिव के लिए। तो भाई फोर्थ ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 4 और हीलियम 1 पॉजिटिव है तो हीलियम के लिए z क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4/16। तो ये आपके पास आता है E0/4। उसी तरीके से अब आप पहले लिथियम 2 पॉजिटिव के सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लें। ठीक है, तो E2 निकालने हैं लिथियम 2 पॉजिटिव की। अब लिथियम के लिए z क्या होता है 3 और सेकंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो ये आपके पास आता है 9E0/4। तो ये तो आपका लिथियम का और ये आपका है हीलियम का। ठीक है, तो हीलियम 1 पॉजिटिव की E4 क्या आती है, E0/4 और लिथियम 2 पॉजिटिव की E2 क्या आती है, 9E0/4। अब आप लिथियम 2 पॉजिटिव की E2 को डिवाइड कर दें हीलियम 1 पॉजिटिव की E4 से। ठीक है, तो 9E0/4 को आपने डिवाइड किसे करना पड़ेगा, E0/4 से। E0/4 क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, 4/E0, E0 से E0 कैंसिल, बोलो भाई, और 4 से 4 कैंसिल। तो आप ये बताएं इन दोनों का रेशियो क्या आता है, यानी कि लिथियम 2 पॉजिटिव, अरे भाई जो बाईवैलेंट कैटायन है लिथियम की, ठीक है, बाईवैलेंट लिथियम कैटायन की E2 और मोनोवैलेंट कैटायन हीलियम 1 पॉजिटिव की E4। तो लिथियम 2 पॉजिटिव की E2 और हीलियम 1 पॉजिटिव की E2 E4 का रेशियो क्या आता है 9। अब आप ये बताएं, अब अगर मैं E4 हीलियम 1 पॉजिटिव को इस तरफ फेंक देते हैं तो लिथियम 2 पॉजिटिव की E2 किसके बराबर आएगी, हीलियम 1 पॉजिटिव के E4 के 9 टाइम्स के बराबर, इजंट इट। अब आपको यहां से ये लगता है कि भाई ये तो लिथियम 2 पॉजिटिव की एनर्जी क्या आई है, 9 गुना ज्यादा आई है, लिथियम 2 पॉजिटिव की E2 क्या आई है, 9 गुना ज्यादा आती है हीलियम 1 पॉजिटिव की E4 से। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो भाई, क्योंकि यहां पर जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव। आपको पता है हाइड्रोजन एटम के अंदर जो एनर्जीज वो क्या होती है, नेगेटिव। और इसकी वजह क्या होती है आपको पता भी होगा कि रिपल्शन की एनर्जीज क्या होती हैं, रिपल्शन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव, और अट्रैक्शन की पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव। ठीक है, अब अगर आप एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ही ज्यादा दूरी पे है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी 0 है, उसकी एनर्जी क्या भाई 0, अगर वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। जैसे ही वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव फील्ड के अंदर आएगा, क्या वो एक अट्रैक्शन फील करना शुरू नहीं कर दिया भाई, और अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है, घटती है। तो 0 उसकी पहले ही थी, न्यूक्लियस से जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तो उसकी एनर्जी ऑलरेडी 0 थी, और जैसे ही वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के अंदर आता है तो उसकी एनर्जी 0 से कम होनी है, घटनी है, तो 0 से घट के कहाँ पर जाएगी, नेगेटिव में। इसलिए आपको पता भाई कि एनर्जीज क्या होती हैं एटम के अंदर, नेगेटिव। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के अंदर भाई सभी ऑर्बिट्स की एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो आपको लगता है यहाँ पर क्या है कि लिथियम 2 पॉजिटिव की E2 क्या आई है,
हीलियम 1 पॉजिटिव की E4 से 9 गुना, तो आपको लगता क्या है कि ये 9 गुना ज़्यादा है। अब अगर एनर्जीज पॉजिटिव ही होती ना तो ये 9 गुना ज़्यादा ही होती भाई, लेकिन अब अगर मान लिया ये हीलियम 1 पॉजिटिव की E4 का 9 गुना दिख रहा है, इसका मतलब भाई नेगेटिव में 9 गुना है ये, ठीक है। ये क्या भाई, ये नेगेटिव का 9 टाइम्स है, और नेगेटिव में 9 टाइम्स होने का मतलब क्या है कि वो एनर्जी कम हो जाती है। तो ज़्यादा एनर्जी बताओ कौन सी होगी। अब क्योंकि साइन नेगेटिव है तो लिथियम 2 पॉजिटिव की जो E2 है तो वो 9 गुना ज़्यादा ना हो, कि 9 गुना क्या है, कम। इसका मतलब ये होगा ना, हीलियम 1 पॉजिटिव की जो E4 है वो 9 गुना कम ना हो, कि वो 9 गुना क्या है, ज़्यादा लिथियम 2 पॉजिटिव की E2 से, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आएगा, डी आंसर आएगा। ओके, चलो भाई, इसके बाद हम देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव इज -x, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3 पॉजिटिव। अब की बारी क्वेश्चन ये भाई कि आपको एक सिस्टम बता दिया है और आपसे किसी दूसरे सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपने कैसे टैकल करना है। आप एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव इज -x, यानी कि हीलियम 1 पॉजिटिव के 5वें ऑर्बिट में एनर्जी क्या मान ली, -x। तो आप एनर्जी निकाल लें इलेक्ट्रॉन की फर्स्ट बोर ऑर्बिट बेरिलियम 3 पॉजिटिव का, और भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, -100x, -10x, -25/4x, -20x। तो पहले तो आप एक काम करें, आप बेरिलियम 3 पॉजिटिव के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकाल लें एब्सोल्यूट, ठीक है, और आप हीलियम 1 पॉजिटिव के फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी भी निकाल लें एब्सोल्यूट, और उनको आप पहले रिलेटिवली कंपेयर करें। तो बताएं भाई क्या आएगा। तो आप ये बताएं, पहले एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना भाई, ठीक है। -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैंने क्या मान लिया, E0, एक मैंने इसको भाई कांस्टेंट पुट कर लिया है, तो En की वैल्यू क्या आती है आपके पास, E0 Z²/n²। अब गिवन क्या है, हीलियम 1 पॉजिटिव का फिफ्थ ऑर्बिट यानी कि E5 हीलियम 1 पॉजिटिव, तो E0 एज इट इज, और Z की जगह आप क्या पुट करोगे 2, और फिफ्थ ऑर्बिट है तो N की जगह 5 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर, ये आपके पास आएगा 4/25 E0 आ गया आपके पास। और उसी तरीके से अब आपने निकालनी क्या है, बेरिलियम 3 पॉजिटिव की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, तो आप E1 निकालें बेरिलियम 3 पॉजिटिव की, तो बताओ क्या आएगी भाई। तो E0 एज इट इज, Z की जगह आपने क्या पुट कर दिया, 4 का स्क्वायर, और फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा 16 E0, ठीक है। तो आपके पास हीलियम 1 पॉजिटिव की E5 भी है, और आपके पास भाई बेरिलियम 3 पॉजिटिव की E1 भी है। ओके, अब इनमें से निकालनी कौन सी आपने बेरिलियम 3 पॉजिटिव की निकालनी है रिलेटिवली, तो आप बेरिलियम 3 पॉजिटिव की E1 को डिवाइड करें हीलियम 1 पॉजिटिव की E5 से, तो E1 डिवाइडेड बाई E5, तो 16 E0 डिवाइडेड बाई 4 E0/25, तो भाई 25/4 E0 हो जाएगा, E0 से E0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से आप 16 को काटो तो ये आपके पास तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो 25 × 4 क्या आएगा, 100। इसका मतलब ये हुआ भाई कि बेरिलियम 3 पॉजिटिव की E1 डिवाइडेड बाई हीलियम 1 पॉजिटिव की E5 का रेशो क्या आता है, 100 रेशो आता है भाई इनका। अब अगर इनका रेशो 100 आएगा तो अब आप E5 हीलियम 1 पॉजिटिव को दूसरी तरफ फेंक दें तो आपके पास क्या आता है, तो बेरिलियम 3 पॉजिटिव E1 इज इक्वल टू 100 × E5 ऑफ हीलियम 1 पॉजिटिव। अब आप ये बताएं, E5 हीलियम 1 पॉजिटिव अगर क्या था, -x, तो आप इसको आप किससे रिप्लेस कर दें, E5 हीलियम 1 पॉजिटिव को आप -x से रिप्लेस कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -100x। तो आंसर क्या आपका, -100x। ऐसे क्वेश्चंस भी आपने ऐसे टैकल करने होते हैं, ठीक है।